दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी जो ये सीरीज चल रही है फिजिक्स की चल रही है। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर हिस्ट्री की भी एक सीरीज चलाई जा रही है, जो वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की है। तो चलिए आज हम ये अपना फिजिक्स वाला पार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। कहने का मतलब ये है द टेम्परेचर एट विच आइस, वाटर एंड वेपर रिमेन इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। उसको आप क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि दैट वाज बॉइलिंग पॉइंट, क्या वह क्वथनांक होता है। सेकंड आपसे कह रहा है कि एट द क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन आपसे कह रहा है कि क्या ऐसा फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक पर होता है। या फिर लास्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है कि वो जो पॉइंट होगा उसको हम ट्रिपलेट पॉइंट या त्रिक बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4, ट्रिपलेट पॉइंट त्रिक बिंदु इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि त्रिक बिंदु या ट्रिपलेट पॉइंट एक ऐसा ताप होता है जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प दैट विल बी इन इक्विलेंट, जो संतुलन में रहता है या बैलेंस में रहता है। तो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा इससे संबंधित और जानकारी हम ले लेते हैं। कहा जा रहा है कि दोस्तों द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर द क्रिटिकल पैरामीटर, जितने भी क्रिटिकल पैरामीटर होते हैं उनको हम देख लेते हैं। अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर या तापमान की बात करें तो वो 393 से 728 केल्विन तक होता है। अब क्रिटिकल प्रेशर की बात करें दोस्तों तो इसकी जो रेंज होती है वो 21 से 66 बार तक होती है। अगर हम क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करें तो 139 से 624 तक होता है दोस्तों। ये तो रही सारे आपके क्रिटिकल पैरामीटर्स की बात। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू इवेपोरेशन, मतलब किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है। आपको बताना है कि ऐसा होने से, अगर दोस्तों हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि क्या वो घटेगा, डिक्रीज होगा, या फिर सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज होगा, या फिर लास्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है कि वो जो होगा आपका तेज़ी से बढ़ेगा, या फिर लास्ट ऑप्शन है विल रिमेन अनचेंज, और क्या वह अनचेंज्ड या अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, किसी तरह का जो वाष्पीकरण होता है उसका जो तापमान होता है वो क्या होता है दोस्त, दैट विल बी डिक्रीज। वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, वो होगा क्या, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न तापीय इंजनों का एप्लीकेशन या अनुप्रयोग होता है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। पनडुब्बी पर प्रॉपल्शन में या नोदन में होता है। सेकंड ऑप्शन आपका रॉकेट टेक्नोलॉजी में होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। थर्ड ऑप्शन आपको कह रहा है इन सुपर कंडक्टिविटी रिसर्च में होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में होता है। तो आपका जो इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, इन रॉकेट टेक्नोलॉजी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि, एक मिनट दोस्तों, जी हाँ, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या होता है। आपको बताना है कि डिफ्यूजन ऑफ लाइट इनटू द एटमॉस्फेयर इज द रीज़न। इसका रीज़न क्या है। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन होता है जलवाष्प। थर्ड है डस्टिंग, जिसको हम धूलकण बोलते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका हीलियम है। तो चलिए इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों दैट विल बी डस्टिंग, धूलकण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों कि डिफ्यूज़न ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल। जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है वो किस वजह से होता है, वो आपके
डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है। एक्चुअली में दोस्तों, जो डिफ्यूज़न जिसको हम विसरण कहते हैं, एक नेट फ्लक्चुएशन होता है ऑफ एनीथिंग्स। वो मे बी एटम भी हो सकता है, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स अणु हो सकते हैं या एनर्जी हो सकता है। इन सब का क्या होता है, ये नेट फ्लक्चुएशन होता है। कहाँ से कहाँ तक फ्लक्चुएट होगा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ इसका फ्लक्चुएशन होता है, तब उसको हम विसरण कहते हैं। तो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण का कारण होता है, दैट वाज डस्टिंग। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। कह रहा है कि जो कलर होता है स्काई का वो कैसा दिखाई देता है, वो नीला प्रतीत होता है। तो इसका कारण क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण होता है। सेकंड ऑप्शन है ड्यू टू डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। थर्ड ऑप्शन है ड्यू टू स्कैटरिंग की वजह से होता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है ड्यू टू रिफ्लेक्शन या परावर्तन के कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, जिन लोगों ने प्रकीर्णन के कारण या फिर ड्यू टू स्कैटरिंग पर टिक किया है, दैट विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा इसका रीजन अच्छे से समझ लेते हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों कि जो सनलाइट होती है वो अर्थ एटमॉस्फेयर पे पहुंचती है एंड स्कर्टेड इन ऑल डायरेक्शन बाय ऑल द गैसेज एंड पार्टिकल्स इन द एयर। तो जो भी इन्वायरमेंट्स में आपके गैसेज और पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये स्कैटर्ड हो जाती हैं। होता है क्या है फ्रेंड्स कि ब्लू लाइट जो होती है, इसकी जो स्कैटरिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है और दूसरे कलर्स को, और ये क्या होती है, और ये बहुत शॉर्टली ट्रेवल करती है। इस वजह से इसकी जो कलर होता है वो ज़्यादा दिखता है। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ वाई वी सी अ ब्लू स्काई। इसी वजह से हमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या दिखता है, आकाश जो दिखता है वो ब्लू दिखता है। तो आप सीधा सीधा इसको ऐसे कह दीजिए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वो अर्थ पर हो एटमॉस्फेयर में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें, और स्कैटरिंग जो होती है सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट की होती है, इस वजह से वो ब्लू लाइट ही हमें दिखती है। ये सिंपल सा आपको लॉजिक लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा है कि इंद्रधनुष कितने रंग का दिखता है। आपको बताना है कि इंद्रधनुष जो होता है वो कितने रंग का होता है। चलिए ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 10 होते हैं, है ना। सेकंड ऑप्शन है 7 कलर दिखाई देता है। थर्ड ऑप्शन है 12 या फिर लास्ट ऑप्शन है 5। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, जी हाँ, ये तो सभी को पता होगा कि रेनबो में जो कलर्स दिखते हैं दैट कंटेन्स 7। तो 7 विल बी योर राइट आंसर। 7 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि रेनबो आर फॉर्म व्हेन लाइट फ्रॉम द सन इज स्कैटर्ड बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। तो कह रहा है रेनबो कब फॉर्म होता है, जब लाइट जो कि सन से आती है स्कैटर्ड हो जाती है बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर के जो कण होते हैं उनकी दोनों क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। Refraction occurs when the light from the sun change direction when passing through a medium denser than air such as a raindrop। तो कह रहा है रिफ्रैक्शन कब अकर होता है, जब लाइट जो होती है अपने अपने मीडियम को चेंज करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब आपका रिफ्रैक्शन अकर होता है, जिसको हम अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। थोड़ा सा आप लॉजिकल भी समझ पा रहे हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। देयर इज़ अ रीज़न फॉर बिकमिंग मिराज। तो आपको वो कारण बताना है कि उसका कारण कौन सा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि रिफ्रैक्शन होगा, दैट इज़ अपवर्तन। सेकंड ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, परावर्तन होगा। थर्ड ऑप्शन है फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। या फिर लास्ट ऑप्शन है डिफ्यूज़न होगा, विसरण होगा। तो और जो ये मिराज बनने का जो दोस्तों कारण होता है मृग तृष्णा बनने का, ये आपका होता है फुल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको आप TIR बोल सकते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इज द योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है या मिराज बनने का कारण क्या होता है। तो कह रहा था मिराज इज कॉज्ड बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट लेयर ऑफ एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। तो ये मिराज वहाँ पे बनता है फ्रेंड्स जहाँ पे जो
एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़, लेयर ऑफ एयर, एयर की जहाँ पर डिफरेंट डेंसिटीज़ होती है, घनत्व होती है, डिफरेंट डिफरेंट घनत्व की लेयर होती है एयर की। कहा जा रहा है कि इन अ डेजर्ट, डेजर्ट में क्या होता है, द सैंड इज़ वेरी हॉट, जो सैंड होती है बहुत ज़्यादा हॉट होती है ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में। और इसकी वजह से क्या होता है, लेयर ऑफ एयर इन कांटेक्ट विथ इट, इसके साथ क्या होता है, जो गर्म हवा होती है इसके साथ कांटेक्ट करती है और वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। और जो हीटेड गैसेस होती हैं वो क्या होती है, हीटेड एयर जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो हल्की हो जाती हैं। और हल्की होके वो एयर पार्टिकल जो होते हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और क्या होते हैं, डेंसर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि एक मिराज का फॉर्मेशन होता है। तो आप कह सकते हैं कि मिराज इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट डेंसिटीज़ ऑफ लेयर एयर ऑफ डिफरेंट पार्ट, मतलब डिफरेंट लेयर ऑफ एयर, है ना। तो इससे आपका मिराज फॉर्मेशन होता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। आपको बताना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर थोड़ा समझते हैं। कह रहा है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो होता है हीरे से कांच में, इन ग्लास विद डायमंड्स होता है। सेकंड ऑप्शन है इन ग्लास विथ वाटर होता है। थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम एयर टू वाटर होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है फ्रॉम एयर टू ग्लास होता है। तो आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा इसमें हीरे से कांच में होता है। हीरे से कांच में आपका जब लाइट जा देती है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। थोड़ा सा हम टीआईआर यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि एक ऐसी फिनोमिना या घटना होती है जिसमें जो वेव होती है वो क्या करती है, जब इंटरफेरेंस, मतलब जब दो आपके मीडियम होंगे तो उनके इंटरफेरेंस पॉइंट पे पहुंचती है तो क्या होती है वो दूसरे मीडियम में नहीं जाती है ना, बट कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, वो पूरी तरीके से क्या होती है, फर्स्ट मीडियम में वापस लौट आती है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा अगर हम आपको इसमें फिगर बना के समझाना चाहें, एक मिनट, हाँ, तो मान लीजिए ये आपका कोई ये आपका कोई भी एक सिस्टम है। अब क्या होगी, अगर ये रे यहाँ से आएगी तो इसको जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये इस वाले मीडियम में, दूसरे मीडियम में, क्योंकि ये मीडियम 1 हो जाएगा, जिसको आप एयर बोल सकते हैं। मान लो ये वाटर इसके अंदर है तो इसको आप वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा दोस्तों ना, कि मीडियम 2 में नहीं आएगी जबकि मीडियम 1 में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इसको 2R का ये मतलब थोड़ा-सा हो जाएगा, थोड़ा हमने आपको शॉर्ट में समझाया है, बाकी इसकी डिटेलिंग और भी ज़्यादा है। कभी जब हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, एक्सप्लेनेशन सीरीज चलेगी तब उसमें और आपको डिटेल में बताए जाएंगे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, कह रहा है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ड्यू टू विच वर्चू रीजन a stick immersed in a vessel filled with water appears to be bent। कभी भी आप देखिए ना कि अगर पानी में किसी भी क्षण को आप डुबाते हैं तो हल्का सा टिल्ट की हुई मुड़ी हुई दिखती है। तो आपसे उसका कारण पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या है, वो किस वजह से होता है। तो चलिए एक एक करके पहले हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है उत्प्लावन की वजह से होता है। सेकंड ऑप्शन है स्कैटरिंग, प्रकीर्णन की वजह से होता है। थर्ड ऑप्शन है रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन की वजह से होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो दोस्तों इसका जो कारण होता है वो आपका होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से आपका जो, अगर किसी भी चीज़ को आप पानी में डुबाते हैं तो क्या होती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगर थोड़ा सा हम रिफ्रैक्शन को समझने की बात करें तो आप कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट इज़ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मान लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम कलर दूसरा लेके समझाने की प्रयास करेंगे आपको। मान लेते हैं कि आपका ये कोई मीडियम है ना, इसको हटा देते हैं, ये कोई मीडियम है, रिफ्रैक्शन को बताने की कोशिश की जा रही है। ये कोई आपका एक मीडियम हो गया, ये आपका एयर मीडियम है ना। तो यहाँ से रे आपकी आएगी और जैसे ही इसके इंटरफेरेंस पॉइंट पे पहुँचेगी, अब ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, है ना। तब बेंड, ये बेंड होना जो होगा दोस्तों, मान लो ऐसे आई और थोड़ा सा बेंड हो गई यहाँ से, तो देखिए इसको जाना चाहिए था ऐसे। अगर ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी लाइट, ये मान लेते हैं नॉर्मल है ना। अगर ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी तब आप कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, मतलब अगर ये डेंसर मीडियम है, ये एयर क्या होता है आपका, रेयर मीडियम होता है, ये डेंसर मीडियम होता है। तो अगर ये डेंस मीडियम होगा तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। अगर ये
डेंस से एयर के मीडियम, मतलब यहाँ पे डेंस से रेयर मीडियम आएगी तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आपको समझना है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन आप सिंपली बोल सकते हो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन एनी डे, किसी भी दिन होता है, या ऑन द फुल मून, पूर्णिमा को होता है, या फिर ऑन द फोर्थ लूनर डे, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन होता है, या प्रतिपदा के दिन होता है। तो सूर्य ग्रहण दोस्तों ये प्रतिपदा के दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाकी ये सारे कुछ आपके ऑप्शन गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। दोस्तों सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है, तब आप इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। आपको बताना है कि प्रकाश का जो वेग है सर्वप्रथम किसने डिस्कवर्ड किया था। पहला ऑप्शन आपका है दैट वाज रोमर, पहला ऑप्शन रोमर है। सेकंड ऑप्शन आपका न्यूटन है। थर्ड ऑप्शन गैलीलियो है। और लास्ट ऑप्शन आपका माइकलसन है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स दैट विल बी रोमर इज द योर राइट आंसर। रोमर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं रोमर वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। आपको बताना है कि प्रकाश की तरंगे क्या हैं। किससे बताना है, पोलराइजेशन से। तो आप कह सकते हैं द इंसिडेंट ऑफ पोलराइजेशन इन द लाइट प्रूव्स दैट लाइट वेव्स आर, कौन सी वेव्स होती हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है दैट वाज लाइक अ वेव, है ना, वो वेव की तरह होती है, तरंग के समान होती है। सेकंड ऑप्शन है सिमिलर टू बोथ वेव एंड पार्टिकल, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। लास्ट ऑप्शन है नॉट, थर्ड ऑप्शन नॉट लाइक वेव एंड पार्टिकल, तरंग एवं कण के समान नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन आपसे कह रहा है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कण के समान होती है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2 सिमिलर टू बोथ वेव एंड पार्टिकल, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो ध्रुवण की घटना, ये पोलराइजेशन आपको ये बताती है कि जो लाइट होती है, लाइट हैज़ अ डुअल नेचर एज, लाइट क्या होती है, डुअल नेचर रखता है। उसके पास दो तरह की नेचर होता है। एक आपका पार्टिकल नेचर जिसको हम कण प्राकृतिक बोलते हैं, और दूसरा होता है वेव जिसको हम तरंग प्राकृतिक बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलराइजेशन थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि पोलराइजेशन इज अ फिनोमिना जनरेटेड बाय द ऑसिलेशन ऑफ लाइट वेव्स रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। आपको बताना है कि जो प्रकाश का वेग होता है किस में अधिकतम होता है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रहा है डायमंड में होता है, हीरे में होता है, कह रहा है वैक्यूम या निर्वात में होता है। थर्ड ऑप्शन इन ग्लास में होता है, कांच में, या फिर वाटर या पानी में होता है। तो इसका जो वेग मैक्सिमम होगा दोस्तों दैट विल बी इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्यों हो जाएगा, क्योंकि लाइट को रोकने के लिए कोई हिंड्रेंस, कोई भी आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध नहीं होगा। दैट्स वाई वैक्यूम विल बी योर राइट आंसर। वैक्यूम आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, है ना। तो वही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि द स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है इन द वैक्यूम बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। तो वैक्यूम दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। पूछा जा रहा है कि अगर किसी भी मीडियम का टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर दें तो उसकी लाइट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लाइट की वेलोसिटी, लाइट की स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बढ़ती है, सेकंड ऑप्शन है सडनली फॉल, सहसा गिर जाती है, थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज, घटती है, या फिर लास्ट ऑप्शन रिमेंस वैसे ही रहती है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं क्या बात इसमें चल रही है। तो टेम्परेचर के साथ जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो क्या होगी, वैसे ही रहती है, रिमेंस द सेम, मतलब उसकी कोई भी चेंज उसमें नहीं होता है। तो टेम्परेचर का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। आपको ये बताना है कि विच पार्ट ऑफ द सन इज विजुअल एट द टाइम ऑफ द सोलर इक्लिप्स।
तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है क्रोमोस्फीयर दिखाई देता है, जिसको हम वर्णमंडल बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन कोरोना, जिसको प्रभामंडल हम बोलते हैं, या फिर किरीट बोलते हैं, जिसको वो दिखाई देता है, या फिर लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई भी भाग नहीं। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दैट विल बी किरीट इज द योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स का थोड़ा सा आपको दिखाया गया है फिगर, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सोनार इज मोस्टली यूज। आपको पूछा जा रहा है कि जो सोनार होता है वो मोस्टली किस में यूज़ होता है। तो दोस्तों एक तरह का ये, चलिए पहले हम समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बाय इंजीनियर्स, इंजीनियरों द्वारा यूज़ होता है, डॉक्टर्स द्वारा यूज़ होता है, एस्ट्रोनॉट्स द्वारा यूज़ होता है, या फिर नेविगेटर्स द्वारा यूज़ होता है ना। चलिए ऑप्शन ये तो आपके हो गए। तो देखिए दोस्तों जो सोनार होता है वो मेनली आपका नेविगेटर या नौचालकों द्वारा यूज़ किया जाता है। देखिए जो सोनार होता है इसका जो यूज़ होता है हम आपको इस फिगर के द्वारा समझाना चाहेंगे। जैसे ये फिगर दे रखा है ना, तो इसमें जैसे शिप लगी हुई है। अब शिप में क्या है कि नीचे जैसे पानी के अंदर अगर कोई भी ऑब्स्टेकल्स या कोई भी रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पे एक चिप लगी होती है जो कि सोनार की होती है। वो क्या करती है, और लाइट को इमिट करती है। अगर रास्ते में कोई भी चीज़ ऑब्स्टेकल होगा तो उसकी लाइट जो होगी वो तुरंत ही वापस लौट जाएगी। तो इससे पता चल जाता है कि रास्ते में आगे क्या है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल है या रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से नेविगेटर या शिप मैन को क्या होता है इजीली पता हो जाता है। या कोई जानवर, अगर बड़ा जानवर आ रहा होता है शिप से टकराने से, तो शिप अपना रूट जो होता है वो चेंज कर लेता है। तो एक तरह की नेविगेशन सिस्टम होता है दोस्तों। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगें हैं। जो लाइट वेव होती है वो किस तरह की लाइट वेव होती है आपको बताना है। चलिए कि करके ऑप्शंस पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि दैट वाज लॉन्ग टर्म वेव, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग होती है। थर्ड ऑप्शन है बोथ द अबव, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दैट विल बी अनुप्रस्थ तरंग। ट्रांसवर्स वेव होती है तो लाइट होती, कौन सी वेव होती है, दैट इज अ ट्रांसफर वेव। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेसिबल क्या होता है। डेसिबल क्या होता है आपको बताना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखते हैं। पहले ऑप्शन कह रहा है मेजरमेंट ऑफ अ साउंड लेवल, एक ध्वनि स्तर का मापन होता है। सेकंड कह रहा है म्यूजिकल नोट, एक संगीत नोट होता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक संगीत यंत्र होता है। या फिर लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो डेसिबल जो होता है दोस्तों दैट इज़ अ यूनिट ऑफ द साउंड। तो ये साउंड लेवल को चेक करने के लिए मेजर किया जाता है, एक ध्वनि स्तर का मापन होता है ये। तो आपको आई थिंक ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज का अगला, तो ऑप्शन नंबर ए इस पर टिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे ठंडा किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका है एलपीजी, रसोई गैस से। सेकंड ऑप्शन है रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस, संपीड़ित गैस से को छोड़ने से। बाय मेल्टिंग द सॉलिड, ठोस को पिघलाने से। या फिर लास्ट ऑप्शन है पानी के बहाने से या फ्लो ऑफ वाटर से इसको हम ठंडा कर सकते हैं। तो अगर हम रूम में कंप्रेस गैस को रिलीज़ करें, उसको छोड़ें, तो जो रूम होगा दैट विल बी कोल्ड, वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सेकंड दैट विल बी योर राइट आंसर है, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक होता है क्या फ़र्क पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लूइड ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, तो कह रहा है इम्प्योरिटी की वजह से जो उसका क्वथनांक होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है रिमेन्स द सेम, वही रहता है। डिक्रीज़ करता है, घट जाता है। थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज़, बढ़ जाता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है देयर इज़ नो रिलेशन, उनमें कोई भी ऐसा संबंध नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों दैट विल बी इंक्रीज़ इज़ द योर राइट आंसर। सही जो आंसर हो गया आपका थर्ड हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर राइट आंसर। तो इंक्रीज़ करता है यानी बढ़ जाता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो कह रहा है दोस्तों कि इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द लिक्विड विल टेंड टू इंक्रीज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्या करता है इम्प्योरिटी, क्या करता है किसी भी लिक्विड में अगर डाला जाता है तो उससे उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या करती हैं, वाटर की एबिलिटी को रिड्यूस करती हैं, जिससे कि
वेपराइजेशन, वाटर मोलिक्यूल्स फॉर वेपराइजेशन, उसके अमाउंट को कम करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन रहा। आई थिंक दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।